जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी हिस्ट्री की सेकंड क्लास यानी एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और आज हम करने वाले हैं मध्यकालीन भारत यानी जो मिडिवल हिस्ट्री यानी जो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया था। उसकी जो फर्स्ट पार्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पीछे की वीडियो देख लो। और आज हम करेंगे मिडिवल हिस्ट्री यानी इसकी भी एक क्लास हो चुकी थी। जो अरबों का आक्रमण जहाँ से स्टार्ट हो जाता है वहाँ से मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो कल का क्लास आप लोग कर ले जिससे आपका बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास थोड़ी लंबी भी जाएगी और इसकी मैं नोट्स जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये वाली जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो आज हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया हूँ क्योंकि बहुत लोगों को कहना था कि हाँ आप इंग्लिश में भी लिखिए, सिर्फ हिंदी में नहीं। तो मैं इंग्लिश में भी कर दिया हूँ तो जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए पहले टॉपिक देख लेते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो टॉपिक है महमूद गजनवी देखेंगे जो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। और फिर मोहम्मद गोरी जो सभी अभियान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब टॉपिक मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ। फिर तराइन का युद्ध और फिर चांदवार का युद्ध और इक्ता प्रथा यानी ये जो है इक्ता सिस्टम, ये क्या है ये भी बताऊंगा। फिर छठा है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसके बारे में बताऊंगा। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना यानी दिल्ली सल्तनत को हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ मेजर पॉइंट है कि हाँ उसकी मैं बता दूंगा कि ये दिल्ली सल्तनत कैसे बनी। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ से जो है काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दूंगा हिस्ट्री। यहाँ से टेंशन नहीं लेने का। और आठवां है इतिहासकार यानी जो बाहर से यात्रियों आते हैं जो भारत के लिए बता के गए हैं, वो भी हम देखेंगे। तो कुल मिला के 8 टॉपिक आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर इस पे आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया या कुछ तकलीफ हो तो आप बताना, मैं फिर से कलम कॉपी में जैसे पहले कराता था वैसे करा दूंगा। अगर ये आपको बेस्ट लगा तो फिर इसी में करा दूंगा। तो हमारा पहला टॉपिक है महमूद गजनवी, जिसके बारे में हमने कल कुछ देखा था। फिर इसकी थोड़ा अच्छे से और गहराई से देख लेते हैं। तो ये महमूद गजनवी भारत कब आता तो 1998 से 1030 ईसा पूर्व तक भारत में रहता है। और ये कुल 17 बार आक्रमण करता है जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेसिक जानकारी थोड़ा हो जाए। महमूद गजनवी और इसका पूरा नाम क्या था? यमीन उदा दौला महमूद। तो ये पूरा नाम था, लेकिन आपको पूरा नाम याद करने की ये जरूरत नहीं है। आप सिर्फ महमूद गजनवी रखिए, क्वेश्चन में देगा तो महमूद गजनवी ही देगा। और क्वेश्चन इससे क्या बनेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब उपनाम इसका क्या था? तो उपनाम इसका था बुद्ध सिकन। इसका मतलब बुद्ध सिकन, और इसका मतलब क्या होता है? मूर्ति तोड़ने वाला। यानी ये जो था भारत आता था, खास करके ये मंदिरों को टारगेट करता था, मंदिर में जाता था मूर्ति उर्ति को तोड़ के निकल देता था, इसीलिए इसे उपनाम बोला जाता है बुद्ध सिगन यानी मूर्ति तोड़ने वाला। फिर राज्य तो ये गजनवी साम्राज्य का था। और राजधानी कहाँ थी इसकी? गजनी, जो अफगानिस्तान थी। तो इसके बारे में आगे बताऊंगा। जो गजनवी थी, ये जो साम्राज्य है, ये यहाँ का एक यात्री है अल बिरूनी, जो भारत आते हैं। उनकी किताब है किताबुल हिंद। तो यहाँ जो ये क्या कहते हैं, महमूद गजनवी पहले गजनवी में आक्रमण करता है, वहाँ कब्जा कर लेता है। और वहाँ के जो प्रसिद्ध लेखक थे यानी अलबरूनी, वो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, बहुत ही ज़्यादा। तो उनको अपने अंडर ले लेता है कि तुम मेरे अंडर काम करो। तो वो भी तैयार हो जाता है, जिसके जरिए फिर अलबरूनी भारत आते हैं और भारत के विषय में काफ़ी ज़्यादा जानकारी उनसे मिलती है, जो उनका किताब है किताबुल हिंद। तो राजधानी देख लिए कहाँ, अफगानिस्तान है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बेसिक नॉलेज है। मैं ऊपर ही दिखा दे रहा हूँ ये बेसिक नॉलेज। तो ये थी। और ये शासन काल इसका कब से कब तक रहा? तो 998 से 10,030 ईसा पूर्व तक, ये 32 वर्ष तक राज किया। और पिता इसका कौन था? तो सुबुक्तगीन, इसका पिता का नाम सुबुक्तगीन, इसका पिता का नाम था। सुल्तान उपाधि सबसे पहले प्राप्त करने वाला यही था। कौन था? मोहम्मद गजनवी। तो क्वेश्चन यहाँ ये बन जाए कि हाँ सुल्तान उपाधि सबसे पहले किसे मिली थी, या सबसे पहला प्राप्त करने वाला उपाधि यानी महमूद गजनवी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो सुल्तान की उपाधि। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो सुल्तान है। फिर देखते हैं आक्रमण का उद्देश्य, यानी इसका ये जो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो आक्रमण का उद्देश्य रहता है इसका धन लूटना, इस्लाम का प्रचार, साम्राज्य विस्तार और धार्मिक जिहाद। यानी ये 4 मुख्य कारण थे जिसके कारण वो इंडिया पे युद्ध करता था, मतलब हमला बोलता था लूट लाट के, यानी धन लूट के चल जाता। और इस्लाम का प्रचार करना, क्योंकि उस टाइम तक इस्लाम नहीं इंडिया में नहीं था, वो अरबी तक था। और इससे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम आया था, हाँ, वो उसकी मैं पिछले क्लास में बता दिया हूँ, तो वो देख लें आप पहले, तब ये अच्छे से समझ में आएगा। तो इस्लाम का प्रचार, साम्राज्य विस्तार और धार्मिक जिहाद। और कुल 17 आक्रमण किया था। तो 17वां आक्रमण देख लेते हैं। पहला क्रमांक देखेंगे, फिर वर्ष, स्थापना, विरोध। तो 17वां आक्रमण पहला देखते हैं, पहला कब करता है?
1001 से 1002 तक। ये कहाँ करता है? तो पेशावर। किसके साथ होता है? जयपाल, जो वहाँ का राजा था जयपाल का, और विजय होता है। फिर 1005 से 1006 मुल्तान में, और अबुल फतेह दाऊद, इससे भी विजय प्राप्त होता है इसको। फिर 10,008, और ये 1008 और 1009 तक हिंदू शाही जगह और आनंद पाल ऐसे भी विजय थे। यानी ये सब आप बस देख लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो सोमनाथ मंदिर, जहाँ ये कब करता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप याद से देख लीजिएगा। यहाँ मैं देखियो स्टार भी लगा दी हूँ। बाकी ये जो 16वां 17 जो है ये हमला करता है, ये इतना देखना या इम्पोर्टेंट नहीं है। देखना सिर्फ ये इम्पोर्टेंट आप याद कर लीजिए, जो 1025 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, सॉरी, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला करता है, जो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 16वां हमला था इसका। ये कहाँ है? गुजरात राजा के अंडर आता था, और इसे भी लूट कर लेके चल गया। सोमनाथ मंदिर को थोड़ा देख लेते हैं। तो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 16वां और 1025 ईस्वी में करता है। और स्थान कहाँ है? तो प्रभाव पटान, यानी ये छोड़ दीजिए, आप गुजरात से भी याद रख लीजिए कि सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। और स्थिति क्या थी? शिवलिंग तोड़ा, यानी शिवलिंग में वहाँ मूर्ति थी वो तोड़ दिया, और 20 लाख दिनार लूट लेता है। और उस समय जाटों ने हमला किया। यानी ये जो क्या चीज़ कहते हैं, लूट माट कर रहा था। तो उस टाइम वहाँ इधर के बगल के जो जाटो थे, उन्होंने जाटो हमला करते हैं और कुछ बचा लेते हैं, नहीं तो ये पूरा सना सपाचट करके लेके चल देता है। अब प्रभाव इससे क्या पड़ता है? यानी ये जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है, तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है वो देख लेते हैं। तो भारत की संपत्ति लूटी गई, और राजपूत कमजोर हो गए, और विदेशी आक्रमणों का मार्ग खुला, और इस्लाम का प्रचार हुआ। यानी मुख्य ये दो है, विदेशी आक्रमण का मार्ग खुल गया, यानी जो विदेश से लोग थे वो अब इधर हमला करने लगे थे, और इसी टाइम से ज़्यादा बढ़ गया था, और इस्लाम का प्रचार प्रसार भी होने लगा। और इतिहासकार, यानी ये जो 3 इतिहासकार हैं, ये 1, 2, 3, ये भारत आते हैं इसी टाइम। पहला आता है फिरदौस, जो जिसकी किताब है शाहनामा, तो इसको भी आप स्किप करिए। दूसरा है अल-बुलूनी, इसकी किताब क्या है? किताबुल हिंद। तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो है ये इंपॉर्टेंट है, किताबुल हिंद। तो इसे आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा इंडिया के बारे में नॉलेज दे के गए, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तीसरा आ जाता है उद्बी, और इनका किताब क्या है? किताबुल यामिनी। तो इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ, तो इससे तकलीफ ना हो। फिर आता है दूसरा, यानी मोहम्मद बिन मोहम्मद गजनवी के बाद आता है मोहम्मद गौरी। और ये कब से कब तक रहता है? तो 1173 से 1206 ईसा पूर्व तक भारत में रहता है। अब बेसिक जानकारी इसके बारे में, तो क्या है पूरा नाम इसका? अ, सुहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम है, और इसका राज्य मतलब गौर, ये कहाँ है? अफगानिस्तान। मतलब ये भी बाहर ही था, और इंडिया में कब्जा करने आया था। शासनकाल इसका कब से कब तक रहता है? तो 1173 से 1206 तक इसका शासनकाल रहता है। और सभी ध्यान देख लेते हैं इसका, तो ये सब भी है, ये सब मैं लिखा दिया हूँ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। इसमें इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो यहाँ देखिए, आप ये स्टार लगा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको स्टार लगा दिया, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। वर्ष, घटना, परिणाम, ये देख लेते हैं। तो 1173 में गौर का शासन बना, और शताब्दी, और 1175 में मुल्तान पर हमला किया। पहली विजय हुआ इसका, जो ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं स्टार यहाँ लगा दिया हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। फिर आता है तीसरा 1176, जो उच्छा में घटना होती है, और विजय इसमें भी होता है। तो ये सब आप स्किप करिए, ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट है, 1192 में द्वितीय तराइन का युद्ध होता है। अब प्रथम तराइन का युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान थे वो इनको हरा देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो द्वितीय तराइन का युद्ध है, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो जहाँ मोहम्मद गौरी, ये जो है क्या कहते हैं, मोहम्मद गोरी सफल हो जाता है, और यहाँ से फिर ये शासनकाल हो जाता है। फिर 1194 में चंदवार का युद्ध होता है, इसमें जयचंद पर विजय ये उस टाइम भी हो जाता है। फिर इसके कारण शासनकाल इसका स्टार्ट हो जाता है। फिर 1206 में खैर युद्ध होता है, इसमें मृत्यु हो जाती है किसकी? मोहम्मद गौरी की। तो ये थी मोहम्मद गोरी की कहानी या सोना विशेषण। तो अफ़गान घुड़सवार, यानी अफ़गान लोग जो थे वो घुड़सवार अच्छे थे, तीरंदाज के निपुण थे, तीरंदाज भी अच्छी खासी कर लेते थे। फिर राजनीतिक योद्धा, युद्ध कला भी जानते थे, यानी युद्ध में अक्सर बहादुरी से ज़्यादा राजनीतिक
काम करती है। यानी आप ना सुने होंगे कि राजनीतिक करोगे यानी आम जनता के लैंग्वेज में आप सुने होंगे, तो आदमी ताकतवर से ज़्यादा अगर जो राजनीतिक जानता है वो आगे निकलेगा। तो ये नियम है। फिर देखते हैं तीसरा तराइन के युद्ध यानी बैटल ऑफ तराइन। तो स्थान कहाँ था? तनेसर जो हरियाणा में, ये आप स्किप करिए या ये ध्यान रख लीजिए हरियाणा। प्रथम तराइन युद्ध कब होता है? तो 1951 में होता है, 91 में। और पच तो किसके किसके बीच होता है? तो गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ये कहाँ है? दिल्ली अजमेर के बीच में है। और ये इंपॉर्टेंट है, जो गौरी पृथ्वीराज चौहान, विजेता कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और गौरी घायल होकर भाग जाता है। फिर जो मोहम्मद गौरी है वो दोबारा आता है। द्वितीय तराइन युद्ध यानी सेकंड कब होता है? 1192 में। यानी एक साल बाद फिर मोहम्मद गौरी वापस आता है और फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करता है। लेकिन गौरी की राजनीतिक भारी पड़ जाती है। वो अभी मैं कहा कि हाँ, अगर आप ताकतवर हैं और अगला आदमी राजनीतिक अच्छी तरीके से जानता है तो वो जीत जाएगा। तो वही हुआ, गौरी की राजनीतिक रात का आक्रमण, यानी ये रात में आक्रमण करता है, विजेता बन जाता है, यानी मोहम्मद गौरी जीत जाता है। महत्व तुर्क शासन की नींव डाल देती है, यानी यहाँ से तुर्क शासन चलने लगता है। तो आप भी ज़्यादा राजनीतिक करने का कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा तभी आपको ये मिलेगी। और फिर बाकी मैं हिस्ट्री और ये सब काफ़ी आसानी तरीके से मैं पूरी सिलेबस कवर करा दूँगा। आप लोग ज़्यादा मैथ, रीज़निंग और हिंदी ये सब पे ज़्यादा टाइम दें। बाकी जीएस का आप हिस्ट्री, पॉलिटी या स्ट्रेटेजिक ये 3 सब्जेक्ट छोड़ दीजिए। बाकी अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं क्या बोलते हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब भी देखूँगा, लेकिन अभी 3 सब्जेक्ट बोला हूँ तो 3 ही सब्जेक्ट कराऊँगा। चौथा आ जाता है चंदवार का युद्ध, यानी ये भी युद्ध इम्पोर्टेंट है। जो ये कब होता है? 1194 में। और हाँ, ये जो मेरी पीछे जो यूट्यूब पर क्लासेस चल रही थी, यानी जो सेल्फ हैंड रिटन नोट्स की, तो अगर वो जिनको चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्ट्रेटेजी के और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, यानी ये जो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, और बाकी आपको साइंस और मैथ, रीजनिंग, हिंदी और प्लस में चारों बुक की प्रैक्टिस बुक आपको मिल जाएगी सिर्फ 50 रुपीज़ में। तो इस जिनको लेना है इस नंबर पर मैसेज करना, मिल जाएगी। तो अब देखते हैं पच गौरी का, यानी ये जो युद्ध होता है चंदवार का युद्ध कब होता है? 1194 में। तो पच क्या है? गौरी जयचंद यानी कन्नौज का युद्ध इसे भी कहता है, और कन्नौज जगह का नाम है गढ़वाल। तो विजेता कौन होता है? महमूद गौरी। तो महमूद गौरी जीत जाता है, जिसके कारण इसका साम्राज्य बढ़ते जाता है। आज जयचंद जो थे वो मारा जाता है। गंगा घाटी पर नियंत्रण हो जाता है किसका? महमूद गौरी का। फिर देखते हैं पांचवा। पाँचवाँ क्या है? एकता सिस्टम यानी एकता प्रथा। ये क्या है? तो ये शुरू मोहम्मद गौरी ने किया था, और इसका अर्थ होता है मतलब सेवा के बदले भूमि धारक करना। यानी आप किसी को कुछ दे रहे या सेवा दे रहे तो उसकी भूमि अपने आप ले ले रहे। तो धारक या इक़्तिदार या कर्तव्य यानी सैनिक देना, कर वसूलना महत्व तुर्क शासन की रीढ़ी थी। यानी इससे जो तुर्क शासन थे वो इनसे अपना समाज बढ़ाते थे। यानी अ, अपना समाज किस तरीके से कर लेते हैं और जमीन हथियाते हैं, ये सबसे अपना समाज बढ़ाते थे। तो इसका समझ गए होंगे एकता सिस्टम क्या है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्वेश्चन इसका आएगा, मैं प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा। फिर आता है छठवा। छठा छठा में कौन महत्वपूर्ण शख्स हो जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक यह गौरी का गुलाम था, यानी जो मोहम्मद गौरी था इसका गुलाम और सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उपनाम इसका क्या था? तो लाख बख्श, यानी ये इसका उपनाम था। लेकिन आप हाँ, ये रखिएगा, क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम से ही याद रखिएगा, ये उपनाम जरूरी नहीं है। और दिल्ली सल्तनत का स्थापना मतलब यही करता है तब 1206 ईस्वी में। और शासन कब से कब तक इस करता है? 1206 से 1210 तक करता है। और उपलब्धियां इसकी देखें तो कुतुब मीनार शुरू किया, यानी जो कुतुब मीनार जो दिल्ली में है वो शुरुआत यही करता है। कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वे उल इस्लाम मस्जिद, यानी ये एक मस्जिद का नाम है, ये वही बनाता है। और पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई, यानी पोलो ये एक गेम है, इसे खेलते हुए इसकी 1210 में मृत्यु हो जाती है। तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है, और कल हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत को कल पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम देखेंगे मुगल साम्राज्य, और उसके बाद 1857 की क्रांति, यानी अंग्रेजों का काल। अंग्रेज कैसे आता है? मॉडर्न हिस्ट्री में वो आ जाता है। दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत कंप्लीट होने के बाद फिर अंग्रेजों को देखेंगे और इंडिया आज़ाद हो जाएगा। फिर हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो आपसे बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगी, तो उसके लिए आप बने रहना। और दिल्ली सल्तनत थोड़ा मेन टॉपिक देख लेते हैं।
तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1206 ईस्वी में। संस्थापक कौन करते? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अवधि क्या है? तो 1206 से 1526 ईसा पूर्व तक यानी दिल्ली सल्तनत चलती है। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सी वंशेज आती है, तो वो मैं कल डिस्कस करूंगा। और ये 320 वर्ष तक शासन करते हैं भारत पर। और वंश फिर इसके बाद ये कौन से वंश का था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये गुलाम वंश का था। और गुलाम वंश कब से कब तक चला? तो 1206 से 1290 तक चला। तो मैं अगले क्लास में दिल्ली सल्तनत पूरी डीप में बताऊंगा, और उसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि डेट ये सब कैसे याद करना। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली। और एग्जाम फोकस यानी महत्वपूर्ण तथ्य, यानी थोड़ा प्रश्न और उत्तर शॉर्टकट में कर लेते हैं, यानी ऊपर जो भी हमने पढ़ा उसकी रिवीजन। तो महमूद का उपनाम क्या था? तो बुद्ध सिकन, यानी ये इंपॉर्टेंट है, बुद्ध सिकन। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है कि जो मूर्तियों को तोड़ता है, बुद्ध मतलब मूर्ति होता है, तो मूर्ति को तोड़ने वाला इसे बुद्ध सिकन कहते हैं। कुल आक्रमण 17 बार आक्रमण करता है। सोमनाथ मंदिर को कब तोड़ा? मतलब उसमें हमला कब किया? तो 1025 ईस्वी में किया। पहला तराइन का युद्ध कब हुआ? तो 1191 में हुआ। किसके साथ हुआ? पृथ्वीराज चौहान। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। और दूसरा तराइन का युद्ध कब हुआ? तो 1192 में हुआ। कौन जीता? तो गौरी जीता। फिर तीसरा होता है चंदवार का युद्ध। ये कब हुआ? 1194 में। और किसके किसके बीच? तो मैं ऊपर बता दिया था, जिसमें कौन जीता? गौरी। फिर दिल्ली सल्तनत कब बना? तो 1206। कौन बना है? ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये लास्ट में शॉर्ट में है, तो ऐबक आप याद रखिए, शॉर्ट में अच्छा रहेगा, नहीं तो कुतुबुद्दीन ऐबक पूरी नाम याद रख लीजिए। फिर एकता प्रथा, यानी गौरी ने शुरू करता है। और ये एकता प्रथा क्या है? ये आप कमेंट करके जरूर बताना। अब महमूद के इतिहासकार, यानी महमूद के इतिहासकार कौन कौन आए थे महमूद के साथ में? तो फिरदौसी, बैरूनी और उतबी। तो ये और ये दोनों आप नाम छोड़ दीजिए, सिर्फ ये नाम आप याद रखिए। अलबरूनी, जिसकी किताब थी किताबुल हिंद, जिसे किताबुल रेला भी कहते हैं, अलबरूनी की किताब को। तो ज़्यादातर किताबुल हिंद ही नाम से फेमस है, तो इसका नाम आप याद रख लीजिएगा, अलबरूनी। इसकी किताब किताबुल हिंद। और इसके बारे में आगे दिल्ली सल्तनत और भी डीप में बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट अलबरूनी क्यों है। तो मेमोरी फॉर्मूला देख लेते हैं, डेट, यानी ये लास्ट में हर एक सेशन में मैं ऐसे रिवीजन करवाऊंगा आपको। फिर 1997 से 1030 तक महमूद आया, यानी ये 17 बार आक्रमण किया। और 1173 से 1206 में गौरी आए। और 1191 तराइन युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ। और 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, गौरी जीता। और 1194 में चंदवार का युद्ध हुआ, ये जयचंद हारा। और 1206 में ऐबक प्लस दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और 1012 में सोमनाथ मंदिर, यानी ये जो स्टार है ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है, एंड ऑफ द क्लास। कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बस कॉपी वर्ड पीडीएफ बनाओ। तो नेक्स्ट क्लास हमारी क्या होगी? गुलाम वंश। तो इसके लिए आप अगले क्लास में जरूर जुड़ना। अब बाकी इस तरीके से अगर आप लोगों को सही लगा, फ्रेश लगा तो ठीक है। अगर इस तरीके से पसंद नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो कॉपी कलम जिस तरीके से मैं पहले कराता था वैसे करा दूंगा। इसके लिए बेफिक्र रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।